हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे और आज हम लोग चैप्टर वाइज सवाल को हल करेंगे ताकि यहाँ से भी कोई क्वेश्चन हम लोग से मिस ना हो जाए और फाइनल बोर्ड एग्जाम में हम लोग का इसका भरपाई करना बिल्कुल बहुत ही महंगा पड़ सकता है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल प्रश्न पत्र और सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करेंगे, रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो बिना लेट किए सबसे पहले इस वीडियो को जितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन के सामने ये रहा कि आप देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि नीचे जो अभिक्रिया दिया हुआ है, याद रखिए ये साइंस का क्वेश्चन है, क्लास 10th साइंस का क्वेश्चन है जो जैग बोर्ड यानी जैग बोर्ड 2025 में बहुत ही ज़्यादा चांस है कि ये सब सवाल आपको देखने को मिल सकता है। और अभी अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि नीचे दी गई एक अभिक्रिया है, इसमें बताना है कौन सा कथन क्या है, असत्य है, कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले आप देखिए, PbO क्या है, लेड ऑक्साइड है। C क्या है, कार्बन है। ये रिएक्शन होने के बाद लेड ऑक्साइड क्या हो गया, अपचयित हो गया और कार्बन क्या हो गया, उपचयित हो गया। हम लोग पहले पढ़ चुके पिछले लाइव क्लास में कि जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ेगा उसका उपचयित होगा, उसका क्या होगा, उपचयित होगा। और जिसके साथ ऑक्सीजन हटेगा उसका क्या होगा, अपचयित होगा। ऑक्सीजन हट जाने पर अपचयित होगा। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर समझना है, आपको यहाँ पर क्या समझना है, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो ये अपचयित हो रहा है और कार्बन से अकेले था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया यानी कि ये उपचयित हो रहा है। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते, थोड़ा ऑप्शन पढ़ने के बाद हम लोग का और भी अच्छा से समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग को दिया है सीसा, जी हाँ, सीसा अपचयित हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कार्बन उपचयित हो रहा है और फोर्थ ऑप्शन में दिया है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। और फाइनल हम लोग का जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ए और बी और ऑप्शन नंबर 2 में दिया है ए और सी। इन दोनों में बताना है कौन गलत है और कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान दीजिए। ए और बी क्या है, सीसा उपचयित हो रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पर इसको बोलना था कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गलत है यानी कि असत्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आप चेक कर सकते हैं, सीसा अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है, और कार्बन उपचयित हो रहा है, ये भी क्या है, सही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर ए क्या है, असत्य यानी कि गलत है। तो असत्य चुनने बोला है तो इसका सही आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए ताकि आप ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे और जवाब दे पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम से रिएक्शन कराने के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरिक अलग हो जाते हैं। हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, लाइव क्लास, ऑफलाइन ऑनलाइन, आपको हम बताएं कि विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, हम पढ़ा चुके हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। फेरिक ऑक्साइड देखिए, उसमें ऑक्सीजन था, अब देखो फेरिक ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम रिएक्शन हुआ, एल्युमिनियम रिएक्शन जब जो तत्व रिएक्शन होने के बाद ये क्या करते हैं, जो ऑक्साइड है ये ऑक्साइड किस में आ गए, ऑक्साइड जाकर के आगे हमारे एल्युमिनियम में, ऑक्साइड किस में आ गया, एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। और फेरिक जो आयरन थे, आयरन विस्थापित हो गए, है ना, यानी कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो चलिए हम लोग फाइनल आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक तत्व उसके यौगिक को क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। तो इसमें कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर डी, जितने बच्चों ने टिक किया आप मिला सकते हैं, बिल्कुल आप सही लॉक किए। कंप्यूटर जी आपके सामने बैठा हुआ, आज आप देख सकते हैं आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। जी हाँ, भौतिक परिवर्तन क्या होता है पहले समझिए। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जो जैसे जल से बर्फ बनेगा, बर्फ से जल बन जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जो दोबारा यानी कि भौतिक यानी कि पहले का रूप वो नहीं ले सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो भौतिक परिवर्तन इसमें बोला कि नहीं है। किसी भी चीज को अगर हम लोग जल से बर्फ बना रहे हैं तो बर्फ से जल बन सकता है, भौतिक परिवर्तन उदाहरण है। जैसे चावल से चावल से भात बन जाएगा, खाना बन जाएगा, फिर वो जो खाना है भात है, भात से चावल नहीं बन सकता है ना, तो वो रासायनिक परिवर्तन। तो हम लोग इसमें ढूंढना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़िए पहले, जल के क्वथनांक पर जल को वाष्प
बनना, ये बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना, अगर पेट्रोल उड़ रहा है और दहन हो रहा है तो क्या दोबारा पेट्रोल इकट्ठा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। जल में लवण का विलय, अगर जल में नमक को घोल देंगे, एक बीकर लेंगे, एक कोई बर्तन लेंगे, इसमें नमक घोल देंगे और इसको क्या करेंगे, पानी और नमक मिला करके घोलने के बाद इसको अगर हम लोग हीट करेंगे, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे, हीट करने के बाद हीट करने के बाद क्या होगा, जितना भी पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और यहाँ पर सफ़ेद जो कलर दिखेगा हम लोग के यहाँ पर नमक बैठा हुआ मिल जाएगा। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। बर्फ के गलन पर जल बनना, ये भी बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी कितने बच्चों ने क्या बोलते हैं लॉक किए हैं। बिल्कुल कंप्यूटर जी आंसर दिखाइए। बिल्कुल सही जवाब, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया होती है? जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो दोबारा अपने रूप में नहीं आ सकता है ना, रासायनिक अभिक्रिया में आएगा जो दोबारा अपने रूप को धारण नहीं कर सकता है। तो देखते हैं कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बी सी डी को पढ़ करके किस ऑप्शन को लॉक करना चाहेंगे। कंप्यूटर जी रेडी सेडी है, यानी कि आज कंप्यूटर जी रेडी होकर आया है। आप जिस ऑप्शन को बोलेंगे कंप्यूटर जी ऑप्शन को लॉक कर देगा और आप जवाब भी देख पाएंगे। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हम लोग के सामने, एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडार, वायु का द्रवीकरण, उच्च ताप पर वायु की स्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, खुले में पेट्रोल रखना। तो इसमें पूछना कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। देखते हैं कितना बच्चे ने बिल्कुल सही लॉक किए हैं। तो कंप्यूटर जी थोड़ा आंसर दिखा दीजिए, बच्चे को मन में संतुष्टि मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जी हाँ, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को मोलर अनुपात क्या है? जी हाँ, बहुत ही आसान सवाल पूछा है, बहुत ही आसान। जल का अणुसूत्र सबसे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं जल का अणुसूत्र क्या होता है। कितने बच्चे ने आंसर दे पा रहे हैं? कितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी को लॉक करें? जल बिल्कुल ऑप्शन को लॉक कर देना। नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भर जाना चाहिए। आपको इतना लेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जल का अणुसूत्र होता है H2O। सर जी H2O होता है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। जल का अणुसूत्र होता है H2O। तो कितना अनुपात हो जाएगा? 2:1। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है? कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 मान लीजिए। तो 2:1 होता है ना, कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है? 1। तो 2:1। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को चुने, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर जी जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने हैं, आप थोड़ा आंसर दिखा दीजिए, बच्चे का मन में संतुष्टि मिल जाएगा। बच्चे देख सकते हैं कंप्यूटर जी ने आपको दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या? बहुत ही आसान सवाल। जी हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती, जब मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बताना। ऑप्शन नंबर ए MgTO, MgO2, MgOH का होल टू MgO। 4 ऑप्शन है। कंप्यूटर्स भी रेडी है लॉक करने के लिए, आंसर दिखाने के लिए। तो आप जल्दी से आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणुसूत्र, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चों ने कमेंट किए हैं, जितने बच्चों ने लॉक किए हैं, बिल्कुल आप सही लॉक किए हैं। तो चलिए हम लोग अब लॉक चेक करने का बारी। ऑप्शन नंबर डी आप मिला सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। बच्चों के लिए तालियां हो जाए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण? बहुत ही आसान सवाल। अब भी कुछ ही पहले हम बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया जो इससे अगर रिएक्शन हो जाएगा तो उसको फिर दोबारा उस रूप में नहीं ला सकते हैं। सिंपल अपनी लैंग्वेज में समझाएं तो आपको बताना है। आप पहले ऑप्शन पढ़िए, है ना। दही का बनना, अगर दूध से दही बन जाएगा, आप थोड़ा समझिए, आप समझदार है। दूध से अगर हम लोग दही बना लेंगे तो क्या दही से दोबारा दूध बनेंगे? बिल्कुल नहीं है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का टूटना, भोजन टूटने के बाद जुड़ता है? जी नहीं जुड़ता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया। किण्वन अंगूर, बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने हैं, आप आंसर मिला लीजिए। हो सकता है कि आप गलत नहीं हो सकते हैं,
बिल्कुल सही होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त में क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। थोड़ा सा आप मन लगा के और पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। आज कंप्यूटर जी बैठा हुआ है, आंसर भी दिखा रहा है, अब क्या चाहिए, अब किस बात का लेट है ना। 10th के साइंस से फर्स्ट चैप्टर से हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लें। अब हम लोग चैप्टर 2 से एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। अम्ल, क्षार एवं लवण चैप्टर है, तो बिना लेट के वीडियो को आप एंड तक देखिए, विदाउट स्किप देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप मिस कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम में नज़दीक है, ठीक है। तो बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन की सिलसिला को जारी रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। सबसे पहले समझिए, लिटमस पत्र पर अम्ल और क्षार का प्रभाव क्या होता है। जो अम्ल है, अम्ल क्या करता है, अम्ल का प्रभाव क्या होता है, अम्ल का प्रभाव होता है नीले लिटमस पत्र को, जी हाँ, नीला लिटमस पत्र को लाल करते हैं। ये अम्ल का प्रभाव, ये किसका प्रभाव है, अम्ल का प्रभाव, जी हाँ, अम्ल का प्रभाव है। और क्षारक का प्रभाव क्या है, क्षारक का प्रभाव क्या है सर, ये क्षारक क्या करते हैं, नीला लिटमस पत्र को, जी हाँ, क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि उल्टा। अगर अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करेगा, और क्षारक क्या करेगा जी, क्षारक क्या करेगा, क्षारक जी क्या करेगा, ये लाल को नीला करेगा। आप अच्छे से समझ लीजिए, नीला से अगर लाल हो रहा है तो अम्ल, और लाल से अगर नीला हो रहा है तब क्या होगा, क्षारक होगा। हम लोग को यहाँ सवाल में पूछा है, एक लिटमस पत्र है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कोई विलियन है, सॉरी कोई विलियन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब क्या है, क्षारक है, जी हाँ, क्षारक है। और क्षारक का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भर जाना चाहिए जवाब से। इतना आसान सवाल पूछे हैं, इतना आसान सवाल पूछे हैं। क्षारक का पीएच मान होता है 7 से अधिक, जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब सर जी, 7 से अधिक होता है, बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए, 7 से अधिक होता है क्षारक विलयन का पीएच मान। अब हम लोग को ढूंढना है 7 से अधिक कौन सा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलिए कंप्यूटर जी आंसर थोड़ा दिखा दीजिए, बच्चे के मन में संतुष्टि मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दिखा दिया है। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने बिल्कुल सही जवाब दिए। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, वो क्षारक होगा और उसका पीएच मान हमेशा याद रखिए 7 से अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कोई विलयन है, जी हाँ, कोई विलयन है अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, विलयन में क्या होगा। जी हाँ, विलयन बताना है, क्या NaCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर LiCl KLCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, कौन सा विलयन है, जल्दी से बता दीजिए। सोडियम क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सोडियम क्लोराइड। आपको 2 ऑप्शन देते, इन्हीं 2 में से आप जवाब दे दीजिए। चलिए हम 4 ऑप्शन हटा दिए, आपके सामने है 2 ऑप्शन, NaCl और HCl, इन दोनों में से आपको जवाब देना। कोई विलयन क्या करते हैं, कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन का नाम बता दीजिए। उस विलयन का नाम हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चों ने लॉक किए आप मिला सकते हैं, आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, NaOH, NaOH लास्ट में OH आया, इसका मतलब एक क्षारक है। जी हाँ, 10 ml लिए, कितना लिए हैं, NaOH 10 ml विलयन, HCl एक अम्ल है। आप ध्यान से सुनिए, पहले NaOH क्षारक है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्षारक 10 ml लिया, क्षारक कितने लिए, 10 ml लिए, जी हाँ, क्षारक 10 ml और अम्ल कितना लिए, 8 ml। आप एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन को समझने से पहले आप आंसर नहीं दे सकते हैं। क्षारक 10 ml और अम्ल 8 ml से पूर्णतः उदासीन हो जाता है, जब दोनों को मिला देते हैं तो उदासीन हो जाता है, ना ही अम्ल रहता है ना ही क्षार रहता है। यदि NaOH उसी विलयन में 20 ml बढ़ा दें तो इसकी उदासीनता के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल, हम थोड़ा आपको नोटपैड पर लिख के दिखा देते हैं। एक क्षारक लिया है, NaOH, NaOH कितना लिया है, 10 ml लिया है, तब जाकर के कितना लिया, 10 ml लिया है, तब जाकर के इसको जरूरत पड़ रहा है हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, है ना। कितना जरूरत पड़ रहा है, HCl का एक अम्ल है, ये 8 ml पड़ रहा है जरूरत। कितना ml, 8 ml। अगर ये 20 ml लेगा तो 8 का डबल कर दो, 10 का डबल 20, तो 8 का डबल कितना होगा, 16 ml। बिल्कुल, ये तो कॉमन सा सवाल है, आप थोड़ा
ध्यान से क्वेश्चन को इसलिए बोलते हैं, पढ़िए। 10 ml की जगह 20 ml लिया तो 8 के बदले कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो जल्दी से बता दीजिए। कंप्यूटर डायरेक्ट हम कंप्यूटर जी को बोल देंगे, आंसर दिखा देगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया हुआ देखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं और कंप्यूटर जी को इजाजत देते हैं। कंप्यूटर जी आप आंसर दिखा दीजिए, आंसर दिखा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, 16 ml। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, एनालिसिक, एंटीसिड या फिर जो भी प्रतिरोधी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं 4 में से आपको जवाब देना। अपच का उपचार करने के लिए इनमें में से किस औषधि का उपाय किया जाता है, उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, आपके 5 सेकंड टाइम भी देते हैं। जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे और आप बोर्ड के लिए क्या आप अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आंसर चेक करते हैं, कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। सर एंटीसिड होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। कंप्यूटर जी दिखा दीजिए, एंटीसिड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? बहुत ही आसान सवाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस याद होगा आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम पढ़ाए थे ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, अनुसूत्र क्या होता है? आपको पता होगा CaSO4, CaSO4 1/2H2O होता है, CaSO4 1/2H2O। जितने बच्चों ने लिखा है CaSO4 1/2H2O होता है सर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 उपयोग जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 उपयोग, खिलौना बनाने के लिए सर, और टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए, घरों के डिजाइन के लिए। आपने तो 3 बता दिए, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। तो बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? जब हम लोग का हड्डी टूट जाते हैं उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो पानी के साथ जब इसका अभिक्रिया कराया जाता है, पानी के साथ संयोजन, जब पानी से मिला देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? जिप्सम नामक पदार्थ बन जाते हैं, कठोर बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दें, बिल्कुल लॉक कर दीजिए सर, बिल्कुल लॉक कर दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए, पानी के साथ संयोजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट वन इस चैप्टर का है। इमली में पाए जाने वाला अम्ल क्या है? इमली में पाए जाने वाला अम्ल, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। इमली में पाए जाने वाला अम्ल क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सर। ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सैलिक अम्ल है सर, ऑक्सैलिक अम्ल होता है टमाटर पालक में। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल नहीं बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए, अब हम नहीं बताएंगे, टार्ट्रिक अम्ल ही सही होगा सर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, जी हाँ, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। थोड़ा सिट्रिक अम्ल बता दीजिए, नींबू संतरा में। ओके, लैक्टिक अम्ल बता दीजिए, किसमें पाए जाते हैं? लैक्टिक अम्ल, जी हाँ, लैक्टिक अम्ल दही में पाए जाते हैं सर, दही में पाए जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसी तरह मन लगा के पढ़िए। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर 3 में जाते हैं और चैप्टर 3 से एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। बिना लेट के चैप्टर 3 शुरू करते हैं, जो चैप्टर है धातु और अधातु से एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? तांबा का, पारा का, सल्फर का, सिलिकॉन का। जल्दी से बता दीजिए किसका सिनेबार, किसका अयस्क है, किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा का, सही आंसर हो जाएगा पारा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, Hg इज द राइट आंसर। पारा का अनुसूत्र क्या है? Hg, जी हाँ, पारा का अनुसूत्र है Hg, जो कमरे के ताप पर द्रव होते, कमरे के ताप पर क्या होते हैं? द्रव होते हैं। देखते हैं कंप्यूटर जी से भी थोड़ा क्या बोलते हैं, आप डाउट को क्लियर कर लीजिए। कंप्यूटर जी दिखा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब, पारा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सबसे पहले समझिए तांबा क्या है। तांबा एक धातु है जिसका संकेत Cu होता है, प्लस जस्ता, जस्ता का मतलब क्या होता है? जस्ता का मतलब खस्ता नहीं, जस्ता का मतलब खस्ता आपको नहीं समझना है, बिल्कुल आप पढ़ने आए हैं, यहाँ खस्ता चीज खाने नहीं आए हैं। तो जस्ता का सूत्र होता है Zn। जब Cu कॉपर और जिंक मिलेगा, कॉपर और जिंक मिलाते हैं तो कौन सा मिश्र धातु का निर्माण होता है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बताना, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बताना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। हम इस बार जवाब नहीं देने वाले हैं, डायरेक्ट आपको कंप्यूटर जी के हवाले कर देंगे। कंप्यूटर जी से आंसर आप मिला लीजिए। कॉपर और जिंक मिलाने से कौन सा कौन सा मिश्र धातु बनेगा? तो इसका चलिए कंप्यूटर जी इसका जवाब दिखा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब होगा पीतल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट
आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने पीतल चुने हैं, स्टील चुने, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तांबा और टीन के मिश्र धातु को, बहुत ही आसान सवाल। अब देखिए थोड़ा सवाल को समझिए, अब क्या बोला है, तांबा यानी कि Cu लिया प्लस टीन, टीन का संकेत होता है Sn। जब हम लोग कॉपर और टीन को मिलाएंगे, तांबा और टीन को मिलाएंगे, तब क्या बनेगा, पहले हम लोग कॉपर और जिंक को मिलाएं तो पीतल बना, अब हम लोग कॉपर और टीन को मिला रहे हैं, तब क्या बनेगा सर जी, जल्दी से बता दीजिए। आप पढ़कर आए हैं, रिवाइज करके आए हैं, फिर भी बोर्ड एग्जाम करीब है, अब नहीं जवाब देंगे तो कब देंगे बोलिए। तो इसका सही आंसर, इसका भी हवाले कर देंगे, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा कांसा। अब कंप्यूटर जी लगा हुआ है तो इसका भी उपयोग करना जरूरी है। कंप्यूटर जी बता दीजिए कौन सा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कांसा बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने चुने हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा देखे होंगे, सीसा सब कोई देखे होंगे, सीसा का होता है पीबी और टीन का होता है एसएन। जी हाँ, सीसा का संकेत होता है पीबी। कुछ पीने नहीं बोल रहा है, आप समझने लगे हमको पानी पीने बोल रहा है, नहीं बिल्कुल पीने नहीं बोल रहा है। पीबी इसका संकेत होता है और टीन का एसएन होता है। जब टीन और सीसा मिलेगा तो कौन सा मिश्र धातु का निर्माण होगा, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। सोल्डर, पीतल, कांसा, स्टील, सोल्डर, पीतल, कांसा, स्टील। सर जी इसका हो जाएगा सोल्डर, बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। चलिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, जितने बच्चों ने सोल्डर टिक किया आप आंसर मिला लीजिए, आप बिल्कुल सही, यानी कि आपका गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते बिना लेट के, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। आप गलत मत समझ लीजिए, चाकू से काटने बोल रहा है तो कोई चीज़ों को काटने नहीं देना। आपको यहाँ सवाल दिया, ऑप्शन दिया हुआ है कि लिथियम, कैल्शियम, तांबा, लोहा, इनमें से किसको चाकू से हम लोग काट सकते हैं। लोहा को काट सकते हैं, जी हाँ नहीं काट सकते हैं। तांबा को काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। कैल्शियम नहीं, तो बचा क्या, लिथियम। तो लिथियम जितने बच्चों ने टिक किए हैं बिल्कुल आप सही जवाब दिए। सोडियम हम पढ़ाए थे, किस किस धातु को, अच्छा नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए कौन से धातु को हम लोग एकदम प्रेम पूर्वक से समझिए क्वेश्चन को, किस किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सबसे पहले पोटेशियम को काट सकते हैं, उसके बाद सोडियम जी को काट सकते हैं, Na को, फिर क्या लिथियम Li को भी काट सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये क्या है, इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं क्योंकि बहुत अभिक्रियाशील धातु होता है और इतना मुलायम होता है कि इसको चाकू से भी काट सकते हैं। जो ड्रामा शो वगैरह में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, गिलास में पानी लेकर के बोलेगा आग लगा देंगे और इसी का उपयोग करते हैं और सबको क्या करते हैं, साइंस का कमाल दिखा करके पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, अपने जगह वो भी ठीक कर रहे हैं, हम लोग किसी का यहाँ पर क्या बोलते हैं उसके बारे में बात करने नहीं आए हैं, जस्ट हम समझाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम को चाकू से काट सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर जी मिला दीजिए आंसर, बच्चा का मन खुश हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला है, कमरे के ताप पर कौन सा धातु है जो द्रवित अवस्था में रहते हैं। तो याद रखिए, जब भी आपको धातु का बात आएगा तब तक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ना, सर ये आंसर होगा, हम बता देंगे कि नहीं बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। बिल्कुल आप थोड़ा और मन लगा के पढ़ने का जरूरत है, सॉरी पढ़ाने का तो मेरा काम है, पढ़ने का तो आपका काम है। ओके, धातु का सवाल आएगा, जैसे पूछे कमरे के ताप पर धातु द्रव अवस्था में, तब आपको टिक करना है पारा। अब ध्यान से पहले क्वेश्चन को सुनिए। अगर बोल रहा है धातु, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर बोल रहा है धातु कि सर जी बताइए धातु है और वो भी क्या है द्रवित अवस्था में, तो याद रखना पारा है, वो क्या है, पारा है, जिसका संकेत Hg होता है। क्या होता है, Hg। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पारा इज द राइट आंसर। लेकिन इसी सवाल को पलट करके बोल देगा अधातु, सिर्फ यहाँ लग जाएगा इसके आगे अधातु, तो यहाँ पर हम लोग का गलत हो जाएगा। अगर अधातु लग गया, क्या लग गया, अधातु, तो याद रखिए अधातु जो होता है ना, अधातु होता है ब्रोमीन। अधातु कमरे के ताप पर क्या होता है, ब्रोमीन द्रवित अवस्था में रहता है, ब्रोमीन, और ब्रोमीन का B8 संकेत होता है। ठीक है, याद रखिए अधातु में ब्रोमीन और धातु में पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यार आपके सामने आ गया क्वेश्चन, देखिए मुलाकात हो गया, अभी बात की है मुलाकात हो गया। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अधातु का बात है तो बिना लेट के हम लोग जवाब दे देंगे, अधातु का बात है, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आंसर मिला लीजिए, कंप्यूटर जी भी मिला दिया। अब क्या, अब कहाँ चेक करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे कठोर तत्व कौन है। बहुत ही आसान सवाल, सबसे कठोर तत्व कौन है, कार्बन, हीरा, सोना, हीरा। ये क्या, हीरा हीरा डबल लिख दिया है,
स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, खीरा लिखने जा रहा था, हीरा लिख दिया। तो इसमें सबसे कठोर तत्व आपको बताना, सबसे कठोर तत्व क्या है? सबसे कठोर तत्व ये तो बच्चा बच्चा को मालूम है, हीरा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बच्चा बच्चा को मालूम है सबसे कठोर चीज क्या है? हीरा है। और दुनिया का सबसे महंगा चीज, नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर जाना चाहिए, याद रखें, यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है। सबसे कठोर हीरा और सबसे महंगा यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक अधातु जिसमें चमक होती है, अक्सर अधातु में चमक नहीं होता है, लेकिन एक क्या है, एक अपवाद समझ सकते हैं जिसमें क्या है, चमक होती है। कोयला, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन। कोयला देखे होंगे क्या चमकता है? बिल्कुल नहीं चमकता है सर। सल्फर नहीं चमकते हैं। आयोडीन, जी हाँ, आयोडीन चमकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आयोडीन होगा। आयोडीन का संकेत क्या है? आई है। आयोडीन का संकेत क्या है? कैपिटल आई है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर जिससे भी आप मिला सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि सर आप कंप्यूटर लगाए हैं, कंप्यूटर का सवाल, तो आप दिखा दीजिए ना जवाब, हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि नहीं हम सही जवाब दिए हैं। ठीक है, दिखा देते हैं। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? बहुत ही आसान सवाल पूछा है, आपको थोड़ा समझना है। अक्सर जो धातु होते हैं, धातु विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन जो अधातु है, यहां पर देखिए अधातु, पढ़िए ध्यान से। अधातु जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। अधातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एगो है अधातु, एक अधातु है जो जिसमें बिजली यानी कि पास हो जाते हैं। ग्रेफाइट है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, हीरा है। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका आंसर। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड। 4 ऑप्शन 5 सेकंड। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। जो पेंसिल वगैरह में उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट में करंट पास हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा विद्युत का सुचालक। अधातु है और सुचालक भी है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर जी भी देख सकते हैं, सही जवाब दिए हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करते हैं? जल्दी से बता दीजिए। कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम सल्फेट। कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम सल्फेट ठंडे जल के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं, आग लगा देते हैं, खेला यानी कि दिखा देते हैं। साइंस का कमाल करके ना जाने ड्रामा शो में कितने कमाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम इज द राइट आंसर। ठंडे जल के साथ सोडियम बहुत ही तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप मिला सकते हैं, यहाँ पर आंसर भी मिला सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल। जंग से लोहा को मालूम है ना, सबसे जल्दी जंग किस धातु में लगते हैं? जल्दी से बताएं, सबसे जल्दी जंग किस धातु में लगते हैं? लोहा में लगते हैं सर। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। आयरन इसको बोलते हैं, Fe आयरन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, लोहा पर जिंक का परत, लोहा में जंग ना लगे, जिस कारण इस पर हम लोग परत चढ़ाते हैं, जिस कारण से हम लोग इसमें परत चढ़ाते हैं, तो इसको बोलते हैं यशद लेपन। सर जी इसको यशद लेपन बोलते हैं, लेकिन आंसर दिखा दीजिए सर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? बहुत ही आसान सवाल पूछा है। हीलियम, आर्गन, गैलियम। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कौन सा धातु है? इसका आंसर आपको डायरेक्ट हम कंप्यूटर जी के हवाले कर देंगे, आप आंसर मिला लीजिएगा। जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं वीडियो लंबी ना हो। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कीजिए। बच्चे आते हैं, वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं, बिना लाइक के चल जाते हैं, बिना शेयर किए चल जाते हैं। आपका तो भलाई हो गया, आपने अपने फ्रेंड्स का भी सोचो ना, उसका भी भला हो जाए, वो भी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए और फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए, है ना। तो अपने बारे में सोचना ठीक ठाक है, अपने दोस्त के बारे में तो सोचना और ठीक ठाक है। चलिए हम लोग आंसर मिलाते हैं। कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया? गैलियम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ओके, सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक का अर्थ होता है सबसे अधिक। सर्वाधिक का अर्थ क्या होता है? सबसे अधिक। तन्य का मतलब होता है किसको खींच सकते हैं। धातु तो आप समझते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन को पास होने देते हैं। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सबसे अधिक किस धातु को सबसे ज्यादा हम लोग खींच सकते हैं? खींचने की क्रिया को तन्य कहते हैं। सोना चांदी, सोना चांदी तांबा किसको खींच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब देना है, सही जवाब देना है। सही जवाब सर सोना हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। एक, अब नीचे कमेंट बॉक्स बताए, कमेंट बॉक्स बताए, 1 ग्राम सोना से कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर तार हम लोग खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार हम लोग खींच सकते हैं, जो हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का? जल्दी से बताए। शुद्ध सोना, जी हाँ शुद्ध सोना। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं, ताकि लगे लगे ही सब क्वेश्चन हो जाए। ओके, तो शुद्ध सोना 22 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। इट्स माय मिस्टेक, सो रियली सॉरी। ओके,
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है सर, 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग करता है? आभूषण बनाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल 22 कैरेट सोना का ही उपयोग होता है। आभूषण बनाने के लिए 2 कैरेट सोना यानी कि 22 कैरेट सोना बना उपयोग करते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का उपयोग करते हैं और 2 कैरेट चांदी या फिर तांबा का मिला देते हैं। ओके, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, सबसे तन्य धातु क्या है? सोना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, नजर रखिए, हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज लिमिट, लिमिट टाइम पर ही कुछ अच्छा कर देना है, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना, यानी कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा, तो कुछ ऐसा काम करना है, कुछ अच्छा काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? बच्चा को पता है, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। जो आग, जो हमारा है ना, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, इसको केरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन से विक्रिया कर लेते हैं। तो देखिए, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम। बिल्कुल, कंप्यूटर जी को थोड़ा इस बार स्किप कर देते हैं क्योंकि बच्चा को सवाल आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वह परमाणु जो अपने संयोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है, क्या कहलाता है? बहुत ही आसान, नहीं तो बहुत ही डिफिकल्ट। अगर आप पढ़ें तो बहुत आसान, अगर नहीं पढ़ें तो बहुत डिफिकल्ट। टाइम नमाज का हो गया, तो हम चाहते हैं कि जल्दी क्वेश्चन को अटेंड कर लें। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धनात्मक। जी हाँ, विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर जिसे मिला सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? पृथ्वी के भूपर पट्टी में पाए जाने वाले, जी हाँ, पृथ्वी के भूपर पट्टी में, पृथ्वी के भूपर पट्टी से जो चीज निकालते हैं वो खनिज कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ओके, अब उसमें जो अशुद्धि होता है, जो उसमें गंदगी होता है, धूल कण, जो खनिज में जो गंदगी होता है उसी को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। याद रखिए, वहाँ पूछा है खनिजों में जो अशुद्धियाँ होते हैं सामूहिक रूप से लगे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। गैंग के रूप में कीचड़, बालू, मिट्टी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए 17 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने गैंग बताएं, बिल्कुल आप सही बताएं। चलिए, तो आज के लिए चलिए हम लोग क्लास को एंड करते हैं। आई होप कि आप मन लगा के पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट